नमस्कार दोस्तों, आज हम तीन जो महत्वपूर्ण महाजनपद थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने पहले क्लास में 3, दूसरे क्लास में 4 और फिर 3, 10 महाजनपद के बारे में पढ़ लिया है। क्योंकि जो कुल महाजनपदों की संख्या है वो 16 है, जो कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार भी 16 है, और बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उसके अकॉर्डिंग भी 16 जो महाजनपदों की संख्या है, जिसमें से 10 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इस क्लास में हम और 3 जो महाजनपद है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो 11वां जो महाजनपद था वो था मत्स्य। कहता है कि मत्स्य जो महाजनपद थी इसकी राजधानी विराटनगर थी, और ये यमुना के पश्चिम और कुरु राज्य के दक्षिण में स्थित था। यमुना के पश्चिम और जो कुरु राज्य था उसके दक्षिण में ये स्थित था। कुरु राज्य के दक्षिण में और यमुना के पश्चिम में, इधर से जो है वो यमुना नदी होकर गुजरती थी। और आज का जो राजस्थान का जयपुर है, भरतपुर है, अलवर है और दौसा का जो कुछ जिला है वो उस समय मत्स्य महाजनपद का विस्तार क्षेत्र हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि जो मत्स्य महाजनपद था वो चेदी जनपद का ही एक हिस्सा था। और इस चेदी महाजनपद के बारे में हम लोगों ने देखा था, जहाँ के जो शिशुपाल थे वो शासक थे, तो ये उसी का एक हिस्सा हुआ करता था और पशुपालन के लिए ये उपयुक्त स्थान था, इसलिए आर्यों ने इस स्थान को चुना था। साहित्यिक स्रोत में अवर मत्स्य और वीर मत्स्य का वर्णन किया गया है। जो हमारे साहित्यिक स्रोत मिलते हैं इसमें अवर मत्स्य और वीर मत्स्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें ऐसा वर्णन है कि द्वैसन दोतायन ये एक उस समय के राजा थे। शतपथ ब्राह्मण में ये शायद दैनिक कालीन राजा थे, द्वैसन द्वैतायन, जिन्होंने सरस्वती के तट पर अश्वमेघ यज्ञ में ये उपस्थित हुए थे। इसकी जानकारी हमको मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। इसके अलावा एक जो महाभारत कालीन जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है कि महाभारत में आपने ये देखा होगा कि जो पांडव लोग थे उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। और पांडवों ने अपना अज्ञातवास जिस राज्य में बिताया था वो यही था, यही मत्स्य राज्य की जो राजधानी विराटनगर थी, वहीं पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इसकी जानकारी हमें महाभारत कालीन जो ग्रंथ हैं या महाभारत के जो स्रोत हैं उससे हमको मिलता है। तो ये था मत्स्य। आप मत्स्य का ये स्थिति देख सकते हैं, राजस्थान का इस क्षेत्र में ये पड़ता था। अब जो 12वां महाजनपद था वो था सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी। ये मथुरा जो है वो आज यूपी का वो पार्ट पड़ता है, और यूपी में भी जो ब्रज का क्षेत्र है। तो कहता है कि सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और मत्स्य के दक्षिण में, ये मत्स्य के दक्षिण में पड़ता था। और उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है जो कि यमुना के तट पर स्थित है, ब्रज का जो पूरा क्षेत्र है वो इसी सूरसेन और मथुरा का क्षेत्र माना जाता था, जहां से भगवान कृष्ण का संबंध था। तो इसको आप लोग भली भांति जानते होंगे। और कहता है कि जो मथुरा था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापारिक मार्ग जो उत्तरापथ और दक्षिणापथ था, उत्तरापथ और दक्षिणापथ के मध्य में स्थित होने के कारण इसका व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। और इस राज्य पे नियंत्रण का मतलब था कि वो राजा उत्तर पथ और दक्षिण पथ का जो व्यापार है उसको भी नियंत्रित कर सकता था। इसलिए इस राज्य का सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व था। पाणिनि के समय
यदुवंशी अंधक वृष्णि का यहाँ पे गणतंत्र शासन कर रहा था, और वहां के एक शासक थे अवंती पुत्र, जो कि बुद्ध के अनुयायी थे। ये अवंती पुत्र जो था वो इस तरीके का इसका नाम है, राजा का ये नाम जो है अवंती पुत्र, इससे ये पता चलता है कि शायद ये जो राजा थे वो किसी न किसी प्रकार से अवंती से संबंधित थे, या तो अवंती की कोई राजकुमारी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था, या अवंती के राजा के ही किसी प्रकार के सगे संबंधी थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ के जो राजा थे, सूरसेन के जो राजा थे, वो एक प्रकार से अवंती से संबंधित थे। यही कारण है कि अवंती के राजाओं का नाम ही, उनका उपाधि ही अवंती पुत्र था। अब महाभारत और पुराण में मथुरा के शासकों को यादवों के रूप में संदर्भित किया गया है। जब आप महाभारत देखते हैं तो मथुरा के शासक कौन है? तो भगवान कृष्ण है। और वो भगवान कृष्ण कौन है? तो यादव है। तो उनके बारे में बताया गया है। और वृष्णि जो एक प्रकार का गणतंत्र टाइप का था, एक संघ था, वो भी इसका ही हिस्सा हुआ करता था। बाद में मेगास्थनीज ने एक शहर का उल्लेख किया है, क्रिसोबोरा, और इसका भी जो है वो मथुरा के नजदीक, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को ही ये संदर्भित करता है। इतिहासकारों ने इसको इसी रूप में खोजा है। तो इस प्रकार से जो मथुरा था वो भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण महाजनपद कालीन राज्य हुआ करता था, जिसकी अपनी विशेषता थी, और जो भगवान कृष्ण के वंशजों से संबंधित था, यादवों से संबंधित था। इसके बाद आते हैं हम अस्सक। कहीं कहीं पे इसको अस्मक भी लिखता है। इसकी राजधानी पोतन, जो कि आज जो प्रतिष्ठान पूरी है, वो माना जाता है। अस्सक का जो है, अस्सक या अस्मक का आप ये लोकेशन देख सकते हैं। कहता है कि ये जो इसकी राजधानी है पोतन, प्रतिष्ठान पूरी महाराष्ट्र के आधुनिक पैठन में पड़ता है। ये जो पैठन है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में संभाजी नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे ये जगह जो है वो आज पड़ता है। वर्तमान तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक ये जो अस्मक राज्य था उसका फैलाव था, उसका विस्तार था। यहाँ तक ये अस्मक राज्य जो है वो फैला हुआ था। बौद्ध साहित्य तथा यूनानी लेखकों ने भी इसका उल्लेख किया है, और बौद्ध साहित्य में ये जिन 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, उसमें से जो 15 महाजनपद थे वो उत्तरी भारत के थे, और एकमात्र ये जो अस्मक महाजनपद था वो दक्षिणी भारत का था। उत्तरी भारत के जो महाजनपद थे वो नर्मदा के तट पर थे, नर्मदा के इस तरफ से उत्तर में थे। लेकिन ये जो अस्मक जो महाजनपद था वो गोदावरी के तट पर स्थित था। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आप नाम सुने होंगे। तो ये दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं। ये प्लेटिव रीजन से निकलने वाली ये रिवर है। तो यहाँ ये पड़ता था। मतलब एकमात्र, कभी कभी ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा एकमात्र महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। तो उसका राजधानी, उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपको पता है, अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या प्रतिष्ठान पूरी था। यूनानी लेखकों ने भी इसका उल्लेख किया है, और खास करके जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने लिखा है कि सिंधु नदी के निम्न घाटी अथवा मुहानों पर स्थित एस्केनॉय नामक जो जगह था उसी को उन्होंने अस्सक या अस्मक कहा है। अस्सक या अस्मक को उन्होंने एस्केनॉय के नाम से वो उसको चिन्हित किया है, बताया है। उसके लिए ये जो नाम है उसका उपयोग किया है। कहता है कि ये 700 ईसा पूर्व से 425 से 345 ईसा पूर्व तक ये साम्राज्य जो है वो चला। और कहता है कि अस्मक और मूलक ये जो दोनों थे वो एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे, और दोनों इक्ष्वाकु वंश के राजाओं से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं से संबंधित थे, मतलब भगवान जो श्री राम है वो भी इक्ष्वाकु वंश से ही संबंधित थे। तो भगवान राम के वंशजों से ये बिलोंग करने वाले लोग थे। जातक कथाओं के अनुसार, जो बुद्धकालीन जातक कथाएं हैं उसके अनुसार
यहाँ के जो एक महत्वपूर्ण शासक थे प्रवर अरुण, उन्होंने कलिंग को जीत लिया था। उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उसको जीत लिया था। इनका अवंती राज्य से हमेशा संघर्ष चलते रहता था। दीघ निकाय के महागोविंद सूत्र में रेणु नामक सम्राट के ब्राह्मण पुरोहित द्वारा साम्राज्य को 7 अलग अलग भागों में बांटने का उल्लेख है। मतलब दीघ निकाय का जो महागोविंद सूत्र है वो ये बात को बताता है कि रेणु नामक के एक राजा थे और उनके एक जो ब्राह्मण पुरोहित थे जिनका नाम महागोविंद था, उन्होंने साम्राज्य को 7 अलग अलग भागों में बांटा था ताकि राज्य का जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसको सही तरीके से चलाया जा सके। भविष्य पुराण में भी अस्मक को सुदास का पुत्र बताया गया है। भविष्य पुराण में अस्मक को सुदास का पुत्र बताया गया है। ये सुदास कौन है? तो ये सुदास वही राजा हैं जिन्होंने दशराग युद्ध लड़ा था, जो कि एक प्रकार से कहा जाता है कि भारत का पहला साम्राज्य की स्थापना सुदास ने ही की थी। सुदास ने ही 10 राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध लड़ा था और इसमें एक तरफ राजा सुदास थे तो दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक संघ था जिसको राजा सुदास ने हराया था। राजा सुदास के पास सैनिक बल कम था और 10 राजाओं का जो संघ था उसके पास सैनिक बल ज्यादा था, फिर भी सुदास ने उनको हराया था। और जो सुदास थे वो उनके गुरु उस कौन थे? तो उनके गुरु जो थे वो वशिष्ठ थे और जो 10 राजाओं का संघ था उनका जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे। मतलब वशिष्ठ वर्सेस विश्वामित्र की ये जो लड़ाई था उसमें वशिष्ठ के शिष्य जो सुदास थे, जो कि उस समय तुत्सु कबीला एक हुआ करता था, भरत कुल का एक तुत्सु कबीला जो था, तो उसके ये हेड थे। और बाद में इस युद्ध के बाद जो भारत है, ये जो भारत नाम है, कहीं ना कहीं वहां से भी इसका जो है वो कनेक्शन जोड़ा जाता है। ये जो लड़ाई था वो करीब 1700 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का ये माना जाता है। निश्चित तिथि क्रम जो है वो पता नहीं है, लेकिन जो कुछ साहित्यिक स्रोत हैं उनके आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये जो लड़ाई था वो ऋग वैदिक कालीन जो समय था उसमें ये लड़ाई जो है वो हुआ था। और बहुत सारे जो लोग हैं इनका ऐसा, कुछ जो इतिहासकार है उनका मानना है कि आर्यों और अनार्यों के बीच लड़ाई था, लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि नहीं, ये आर्यों और अनार्यों के बीच लड़ाई नहीं था, बल्कि ये आर्यों और अनार्यों के संघ के बीच लड़ाई था। मतलब जो 10 राजा थे उसमें से 5 आर्य थे और कुछ 5 जो थे वो अनार्य थे। तो इस प्रकार के संघ को इन्होंने हराया था और इसके नायक थे कौन? तो राजा सुदास। और ये जो लड़ाई था वो कहाँ लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी, जो कि रावी नदी है और आज जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, पंजाब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहां पे जो रावी नदी बहती है वहीं रावी नदी के तट पर, और उस समय उसको परुष्णी नदी जो है वो कहा गया था। तो ये जो पूरा का पूरा युद्ध है उसके बारे में और विस्तृत रूप से हम किसी और दिन अगले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस ये समझते हैं कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था और उसके जो नायक थे सुदास, तो उन्हीं का पुत्र बताया गया है अस्मक को। कहां? तो भविष्य पुराण में। बाद में जैसा कि हमने देखा कि अवंती के साथ इनका लगातार संघर्ष होते रहता था, इसलिए बाद में अवंती ने इस राज्य का विलय अपने में कर लिया। बाद में अस्मक को जीतकर अवंती ने अपने राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से हमने ये जो आज 3 इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, जिसमें से मत्स्य, सूरसेन और अस्मक थे, इसके बारे में हम लोगों ने देखा और आशा है कि आप इसको एंजॉय किए होंगे। और इसी तरीके का जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसको देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वैसे दोस्तों के साथ जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, इतिहास को पढ़ने में रुचि रखते हैं। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 3 जो और बच गए हैं महाजनपद उस टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।